नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। देश भर में पेपर लीक मामले पर छात्रों और युवकों के बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आज तीन प्रमुख भाजपा शासित राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए और अभी काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तीन सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती जारी है। पेपर लीक के विवाद के बाद ये पहला मौका है जब मतदाता, विशेषकर युवा जेनजी, अपने मताधिकार के जरिए राजनीतिक मिजाज का संदेश दे रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर करीब 19 वोट से जीते हैं, अभी ऐसी खबर है, या उसका भी लेटेस्ट टैली कितना है ये भी पता करना पड़ेगा। लेकिन 19,000 वोटों से उनको हराया है। आरजेडी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। बांकीपुर सीट को भाजपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां से पार्टी को आज तक कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर बांकीपुर में बीजेपी को एक बड़ा झटका मिला है। उधर दातिया विधानसभा में 6,000 वोटों से कांग्रेस जीती है और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दातिया सीट 2 अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई थी। यहाँ भाजपा के आशुतोष तिवारी, जो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला था। घनश्याम सिंह पूर्व रियासत परिवार से आते हैं और 1993 तथा 2003 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। दतिया सीट को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है, जो 2008 से 2018 तक लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे। हालांकि 2023 में चुनाव में वो हार गए थे। इस बार नए चेहरे आशुतोष तिवारी को टिकट दिए जाने से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज थे और उन्होंने राज्य में विरोध प्रदर्शन भी किया। तो ये दातिया और बांकीपुर और खासकर जो मंजलपुर गुजरात का है, वहां पर बीजेपी को एक अच्छी खासी बढ़त मिली है, क्योंकि कांग्रेस के लिए वहां पर झटका है और वहां अगले साल चुनाव भी है। तो आज इस उपचुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे और खास फोकस दतिया और बांकीपुर में होगा। हमारे साथ इस समय फैजान अहमद है, पटना से वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। गौतम सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। टीके राजलक्ष्मी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। फैजान अहमद से शुरू करती हूँ कि फैजान जी, अभी जो लेटेस्ट टैली है वो क्या है और बांकीपुर में बीजेपी को कितना बड़ा झटका प्रशांत किशोर ने दिया है? देखिए, बांकीपुर में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 30 सालों से ये सीट बीजेपी के हाथ में रही है। ठीक है, बांकीपुर पहले उसका नाम नहीं था, पटना पश्चिम उसका नाम हुआ करता था। बाद में 2008 से उसका नाम बदल के बांकीपुर किया गया। लेकिन पटना पश्चिम और बांकीपुर, ये दोनों मतलब ये सीट पर पिछले 30 सालों से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इसलिए इसको बीजेपी अगर आज सीट ये हार गई और वो भी करीब 19,000 वोटों से हार गई है, तो ये उस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये देखिए, ये पूरी शहरी क्षेत्र की एक सीट है। बांकीपुर शहरी क्षेत्र एक सीट है और यहाँ अपर कास्ट का ही ज्यादा डोमिनेशन है, अपर कास्ट वोटर का ही ज्यादा डोमिनेशन है, उनकी संख्या ज्यादा है यहाँ पर, खास कास्ट हो या और दूसरे कास्ट को। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि ये इस चुनाव में खासतौर से आज 30 तारीख को, जो पिछले 30 जुलाई को जो चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, उसमें ऐसा लगता है कि जनता ने न तो जाति को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और न ही पार्टी को। उन्होंने यहाँ कैंडिडेट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और कैंडिडेट कौन? प्रशांत किशोर। ठीक है, प्रशांत किशोर कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे, लेकिन इस इलेक्शन को लड़ के उन्होंने बीजेपी को बहुत ही बड़ी टक्कर दे दी यहाँ पर। और बीजेपी को ये एक गलतफहमी शायद पिछले 30 सालों से ये थी कि हम जिसको भी चाहे खड़ा करें वो जीत ही जाएगा हमारे नाम पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ठीक है बहुत एक मामूली से अपने एक पार्टी वर्कर को यहाँ एक उम्मीदवार बना दिया, लेकिन उसको ये बिल्कुल ही लोगों को पसंद नहीं आया कि एक ऐसा उम्मीदवार हमारे सामने लाके खड़ा किया बीजेपी, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसको हम पहचानते भी नहीं, और ये हमारे
प्रॉब्लम्स को या हमारे इश्यूज को या बांकीपुर के इश्यूज को कैसे उठाएंगे, असेंबली में ये क्या कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है। और दूसरी चीज ये कि देखिए बीजेपी ने ठीक चुनाव के बीच में अपना कैंडिडेट बदला। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बीच चुनाव में अपना कैंडिडेट बदला हो, और वो कैंडिडेट बदल करके दूसरा कैंडिडेट दिया, लेकिन दूसरा कैंडिडेट भी जनता को नहीं पाया। इसलिए जनता ने यहाँ पर न तो पार्टी देखी न जाति देखी, उन्होंने देखा कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। उन्हें चाहिए था कि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए, बोलने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, जो उनका उम्मीदवार जीत कर जाए असेंबली में, तो उनकी बातों को उठाए और ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेकिन एक आवाज में चीज फैजान जी, उठाता रहे। एक चीज जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि क्या आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच की कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि मिल के हम चुनाव लड़ेंगे, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, क्या वो आपको दिखी बांकीपुर में? नहीं, देखिए यहाँ दो तरह की बातें हैं, दोनों तरह के यहाँ पर चार्जेस या एलिगेशन हम कहें कि लगाए जा रहे हैं। एक तो ये है कि बीजेपी वाले इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच में कोई तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से ये तेजस्वी यादव कैंपेन के लिए नहीं आए, बाद में सिर्फ 2 दिन के लिए ही वो कैंपेन करने के लिए। लेकिन दूसरा एलिगेशन ये है, जो ये कहा जा रहा है, खासतौर से मैं कहूं कि आरजेडी की तरफ से तो नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये एलिगेशन रूल लगाया जा रहा है। कांग्रेस के एक फंक्शनरी हैं असित नाथ तिवारी, उन्होंने तो सीधे ये कहा है कि तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच में कोई तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, उसी वजह से वो अपना यूरोप के टूर पे चले गए, 25 दिन उधर रह गए। यहाँ उन्होंने असेंबली में भी नहीं, इजलास असेंबली का सेशन हुआ उसमें भी नहीं आए, और यहाँ भी ये सिर्फ 2 दिन के लिए आए, वो भी बीजेपी के प्रेशर पर, वो बीजेपी के बहुत कहने पर, मान मनोबल पर वो कैंपेन करने के लिए आए। और मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि अगर शायद तेजस्वी यादव कैंपेन करने के लिए न आते 2 दिन के लिए, तो उनकी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 14,000 वोट नहीं मिलता, उससे बहुत ही कम उनको वोट मिलता। हालांकि पिछले चुनाव में उनको 46,000 वोट मिला था, लेकिन पिछले बार और इस चुनाव में बहुत फर्क था, और फर्क की वजह यही थी कि यहाँ के उम्मीदवार जो थे वो प्रशांत किशोर थे। लोगों ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को नहीं देखा, कोई भी जनसुराज का नाम नहीं ले रहा था, सब कोई प्रशांत किशोर या उनका जो सिंबल था स्कूल बैग, उसका ही नाम ले रहा था। तो मुझे लगता है कि इस बार ये चुनाव पूरा बहुत ही अलग ढंग से हुआ है, इसीलिए बीजेपी का ये सबसे मजबूत किला जो बांकीपुर जिसको कहा जाता था, वो रातों रात ढह गया। ठीक है, थैंक यू फैजान जी, आपको जाना है, सो आई लेट यू गो, यू सेड यू हैव टू लीव अर्ली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अब गौतम सरकार के पास आती हूँ कि गौतम, आपको क्या लग रहा है बांकीपुर की जो तस्वीर है, उसके बाद मैं दातिया पर भी आऊंगी, लेकिन ये जो बाई इलेक्शंस है, क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि बीजेपी का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है। देखिए, अगर आप देखिएगा तो जिस दिन पोल डे था उसी दिन से ऐसा कुछ हम लोगों को लग रहा था, इसलिए कि जो पोलिंग परसेंटेज बांकीपुर में जो हुआ है वो बहुत रिकॉर्ड करता है, बहुत लो पोल परसेंट हुआ था। और आप मार्क कीजिएगा जो इन दिनों बीजेपी जो भी सीट जीती है, जो भी इलेक्शन में जीती है, वहां कम से कम मैक्सिमम 54, 55, 56% वोट ऊपर ही जाता है। अब ये तो एक बहुत बड़ी चीज था जो इतना कम होने का। दूसरी बात है कि जो ये, जैसे फजन जी ने कहे, वो एकदम सही बात है, जो ये काउंटडाउन बीजेपी के लिए काउंटडाउन वाली अब स्थिति है, यार ये शुरू हुआ था आपका दिल्ली का जो एजुकेशन स्टूडेंट्स, जैन जी वाला जो स्टूडेंट एजुकेशन है, उस समय से ही बच्चे लोग ये बोल रहे थे सब जगह, जो ठीक है इस बार खूब हम लोग को मारो पीटो, लेकिन बीजेपी वाले तुम लोग को हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे। तो ये देखिए, ये दिल्ली वाले जो एपिसोड जो था ना, जिस तरह से बच्चे लोग को मैनहैंडल, बहुत कुछ वहां हुआ है, लेकिन जिस तरह से बच्चे लोग मैनहैंडल वहां हुए थे, वो भी एक जो पुलिस के द्वारा, और जो पुलिस कंट्रोल होता है डायरेक्ट पार्टी
जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर है, तो जिसकी पार्टी जो तो आप इसको बोल सकते हैं। तो ये तो एक तो था, और इसका हमको लगता है कि इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट बांकीपुर को देखने को मिला है। क्योंकि देखिए बांकीपुर एकदम ये हार्ट ऑफ पटना है, और ये एलिट क्लास के ये गढ़ है। तो ये आज तक ये इतिहास रहा है जो यहाँ की एलिट बहुत ही सोच समझ के वोट करते हैं। तो इस बार एक तो कम पोल परसेंट हुआ है। अब ये देखना होगा जो पोलिंग परसेंट हुआ था, जितने लोगों ने वोट किया है वो किस तरह का लोगों ने वोट किया, उनकी उम्र क्या था। तो इससे ये अगर ये तस्वीर अगर साफ होती है तो आपको सब पता चल जाएगा। तब तो एकदम ये क्लियर बात हो जाएगी जो ये बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा एक मैंडेट था, ऐसा हमको लगता है। जी जो ये बीजेपी का अगेंस्ट में ही मैंडेट है। जी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये एक मैंडेट है। अगर अलौज शब्दों में कहें तो ये एक सत्ता विरोधी लहर जो बीजेपी की है, इसके खिलाफ दिख रही है। दतिया का केस पर क्या कहेंगी राजलक्ष्मी? मैं आपके पास आती हूँ कि दतिया का जो चुनाव है, क्या ये कहा जाए कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया और इस वजह से उनके जो समर्थक थे उन्होंने ये एक तरीके से जितवा दिया कांग्रेस को ये चुनाव? हाँ, इनफैक्ट मतलब दोनों पार्टियों में जो अंदरूनी झगड़ा तो था, लेकिन कांग्रेस ने को अपना कैंडिडेट भी चेंज करना पड़ा क्योंकि वो करप्शन केस की वजह से उनको फोरफीट करना पड़ा सीट। लेकिन हाँ, क्योंकि ये ऐसा है कि ये बाईपोल्स में यही होता है, जो उपचुनाव में यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार पार्टी में है, जो पार्टी सरकार में है, तो वो चुनाव के रिजल्ट मतलब लगभग उसी के पक्ष में जाते हैं। तो दोनों एमपी में और बिहार में ये बिल्कुल जो विपरीत हुआ है। और बिहार के केस में तो बांकीपुर में और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो ये बीजेपी का जो ये वोट शेयर है वो करीब आधा हो गया है। हाँ, और आरजेडी का भी मतलब काफी मतलब घटत हुआ है, करीब ये 11% के करीब डिक्लाइन हुआ है। और दोनों का मुझे लगता है दोनों की तरफ से मतलब बीजेपी का भी वोट शेयर और आरजेडी का भी वोट शेयर वो जो है जनसुराज को गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आरजेडी का जो वोट ट्रांसफर जो है इनको गया है, बीजेपी को गया है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता है। और सीधा ही मतलब प्रशांत किशोर की ये पार्टी का वोट शेयर मतलब 49.19% बढ़ा है, मतलब तक आया है, मतलब 50% के करीब। हाँ, आप देख लो। तो ये ऑब्वियसली ये बीजेपी का भी जो वोट शेयर यहाँ से कट के गया है उनके पास, और आरजेडी का भी वोट शेयर कट के गया है वहाँ। और ये मतलब अगर जो अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी ये नहीं पता आरजेडी और जनसुराज के बीच में, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी के वोटर्स नहीं आए बाहर। और ये भी एक लो जो है वोट शेयर हुआ है, वो भी एक रिफ्लेक्ट करता है। और जो ट्रांसफर हुआ है मतलब जनसुराज को क्यों गया, बीजेपी का वोट शेयर आधा होने की क्या वजह थी, जबकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीट है। 1996 से उनके लिए एक सेफ सीट जो बनी हुई थी, उनके अध्यक्ष ने इतने साल 5 टर्म उसको रिप्रेजेंट किया, जो नेशनल जो अध्यक्ष हैं उनके अभी। तो क्या वजह हो सकती है नीलू और उनकी और उन्हीं की सरकार, ठीक है ना? तो सब कुछ उन्हीं के पक्ष में था। तो ये कैसे ये अचानक ये मिरेकल जिसको कहते हैं कैसे हो गया? तो ऑब्वियसली मतलब बीजेपी के लिए तो मिरेकल नहीं है, मतलब डिजास्टर है। लेकिन ये अध्ययन तो उनको करना पड़ेगा। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये वोट लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, हाँ। कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है दतिया का चुनाव, लेकिन हाँ। प्रशांत किशोर का जो राइज है, प्रशांत किशोर की जीत, क्या ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी? विपक्ष वहां पर कैसे अपने आप प्रोजेक्ट करेगा बिहार में, ये भी एक सवाल है। नहीं, ये विपक्ष के लिए तो अच्छा है, एक हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिया अलायंस के लिए भी अच्छा है। और प्रशांत किशोर भी काफी मतलब बीजेपी के खिलाफ मतलब बोल ही रहे थे, हाँ, और एनडीए के खिलाफ। तो ये एक विपक्ष के लिए एक अच्छा हम कह सकते हैं कि मौका है, जिसमें वो अपने आप को रीग्रुप करे और सेंस करे कि लोगों में क्या फीलिंग है इस वक्त, और उसको जो कैपिटलाइज करने की बात है, उसको जो उठाने की बात है, मतलब कैपिटलाइज
आई थिंक गलत शब्द होगा, लेकिन उस पे काम करने की ज़रूरत है उनको। और क्योंकि एक है मतलब मूड है जनता में, जैसे ये बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट आया उससे तो यही लगता है मुझे, क्योंकि 2 मतलब बीजेपी स्टेट्स में बीजेपी के कैंडिडेट्स का हारना, और वो भी मतलब बांकीपुर जैसा हाई प्रोफाइल उपचुनाव सीट, और उसमें सारा मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो बीजेपी ने उसको हल्का ले लिया या पूरी ताकत नहीं लगाई, या तो वो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट थे कि वो इसको निकाल ही लेंगे, क्योंकि आज तक निकालते जीतते ही आ रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने भी शायद ये सेंस नहीं किया, मूड सेंस नहीं किया। और बिहार में भी तो इतना ज्यादा ये सब लाठीचार्ज वगैरह सब हुआ, स्टूडेंट एजिटेशन जो हुआ उसमें भी बहुत हुआ। तो ये मुझे सही में नहीं पता क्या मतलब इन सेंस मतलब बीजेपी ने ये सब लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो छात्रों सोचा। का जो आंदोलन था, ये पूरा उपचुनाव छात्रों के आंदोलन के बीच में हुआ, उफान पर बिल्कुल। था, इनफैक्ट पीक पर चल रहा था छात्र आंदोलन जब वहां पे हाँ। इलेक्शंस हुए, और अब जब रिजल्ट आया तो क्या ये रिजल्ट एक तरीके से छात्र आंदोलन का असर है जो कि बीजेपी के खिलाफ ये गुस्सा नजर आ रहा है, राजलक्ष्मी? हाँ, मतलब उन मुद्दों का असर है, मतलब जिस पे छात्र आंदोलन जो है लड़ा गया था। तो वो इश्यूज जो है नीलू, जैसे एग्जाम के पेपर लीक्स इश्यू है, उसके बाद बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इश्यू है। और सिर्फ मतलब बेरोजगारी नहीं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, जो जो पढ़े लिखे बेरोजगार है आज के डेट में, तो उनका क्या, वो भी एक फ्यूचर मतलब अपने लिए मतलब नहीं देख पा रहे हैं ना। और ये सॉल्यूशंस नहीं दे पा रही है बीजेपी, जितना भी हो, मेक इन इंडिया कर लो, आत्मनिर्भर इंडिया कह लो, लेकिन ज्यादा कुछ तो हो नहीं रहा, जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, इंडस्ट्रियां नहीं लग रही है। हाँ, कहीं कुछ मतलब दिखते कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा इस देश के युवा को नहीं लग रहा है हो रहा है। और इसीलिए वो गुस्सा पूरा उफन करके सड़कों पे आया। और वो ऐसे ही मतलब मामूली गुस्सा नहीं था, और क्योंकि ये तो सबको पता है कि विपक्ष का कोई हाथ नहीं था, वो सारे आंदोलन में विपक्ष का तो कोई रोल था ही नहीं। तो ये अंदर ही अंदर ये अंडरकरेंट जो था, ये मतलब सत्ताधारी पार्टी में देख नहीं पाई, मतलब केंद्र में भी नहीं देख पाई, स्टेट्स में भी नहीं देख पाई। हम गुजरात की अलग बात है, वो अलग से अध्ययन जो है करना पड़ेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि दोनों मतलब एमपी में जो आउटकम हुआ है, और खासकर लेकिन राजलक्ष्मी, एक चीज और बांकीपुर। भी है जो कहा जाता था कि देखिए चुनाव को अपने ढंग से बीजेपी अप्रोप्रिएट कर लेती है, कभी वोटर लिस्ट से, कभी चुनावी मशीन के जरिए। क्या वो सारे हथकंडे बीजेपी के लिए फेल हो गए? क्या चुनाव आयोग ने भी इस बार बीजेपी का साथ नहीं दिया है उपचुनाव में? नहीं, इनफैक्ट मतलब ताज्जुब की बात ये है कि ये बिहार में तो बीजेपी के लोग कंप्लेन कर रहे थे कि रिगिंग हो रहा है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस हो रहा है उल्टा। तो मतलब आपकी सरकार है भाई, केंद्र में भी स्टेट में भी। हाँ, ईसीआई भी लगभग उन्हीं के साथ है। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे कि वही खुद कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो जब उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया, तभी मुझे लगा कि रिजल्ट कुछ जो है विपरीत दिशा में आने वाले हैं, और उनके पक्ष में नहीं आने वाले। तो ये बिल्कुल अजीब था। एनीवे, अभी अभी तो उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनके स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है कि वे एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, और विथ अटमोस्ट ह्यूमिलिटी वगैरह वगैरह कुछ उन्होंने स्टेटमेंट जो है इशू भी किया है। तो एक्सेप्ट तो उन्होंने कर ही लिया, लेकिन है उनके लिए ये भारी धक्का, ये कोई बिल्कुल। छोटी मोटी हार नहीं है। और ये एक बहुत ही मतलब बड़ा धक्का है उनके लिए, क्योंकि मतलब नितिन नवीन का आना, एक जनरेशनल शिफ्ट का होना, 45 इयर्स ओल्ड, ठीक है, यंग लीडरशिप, हाँ, तो मतलब यूथ को अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका था। तो यूथ ऑब्वियसली मतलब बीजेपी की तरफ मतलब लामबंद होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो वो उनसे शिफ्ट ही कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं हिसाब से देखा जाए। अब मैं जी नहीं। गौतम जी के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए कि गौतम जी, बीजेपी के लिए लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस समय काम कर रही है, ना उनके सीएम का करिश्मा दिख रहा है, ना उनके पार्टी अध्यक्ष का करिश्मा दिख रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल इस रिजल्ट पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अब तक बिहार के जो हालात है, बिहार के हालत में जब तक नीतीश कुमार थे, वो अपरेंटली चल रहा था। मेरे शब्द को गवर्नमेंट चल रहा था, इसको हम विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोल रहे हैं, चल रहा था। बट ये सम्राट के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं बिहार में हो पा रहा है। उल्टे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर क्राइम्स ये सब
बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात है, बिहार में जो सबसे बड़ी जो बात है, बिहार में इन दिनों नीतीश पिछले टाइम से अगर आप देखिएगा तो बिहार में विपक्ष बोल के कोई चीज किसी को नजर नहीं आता था। जो हाँ विपक्ष है या विपक्ष का कुछ रोल भी हो सकता है, कि आज तक आप बताइए बिहार में जो भी बड़े कांड, इवन पटना में तो इतना जो लाठीचार्ज वगैरह जो हुआ था, कोई भी कम से कम चलिए दिल्ली में राहुल गांधी अपना जो किया धन्यवाद में जो सब किया कुछ, लेकिन बिहार में कुछ नहीं था। तो लोगों के पास एक भी इसलिए ये भी एक ये था जो बिहार में के एक सशक्त अपोजिशन के लिए लोगों ने, हमको लगता है जो प्रशांत भूषण को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। क्या है कि ये आदमी कम से कम कुछ तो रोल, ये जो जिस पिछले बार इलेक्शन के समय, जनरल इलेक्शन के समय प्रशांत किशोर जिस तरफ से वोकल था, हमको नहीं लगता है जो इतने इतिहास में उतना कोई अपोजिशन ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ, पर्टिकुलर बीजेपी के खिलाफ कोई वोकल होगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है जो बीजेपी के इन सारे जो बिहार की जो स्थिति जो है, जो बिहार में मान लीजिए कोई चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तो सबसे मजेदार बात है जो देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई भी कुछ हो, उसके साथ वो मिसअप होते जा रहा है। सरकार पैसा पानी की तरह देती है और वो भी यहाँ पुल गिर रहा है, वहां बहुत सारा कांड इधर हुआ है। तो एक तरफ से कहिए जो बीजेपी का जो हालत है, बीजेपी का जो हालत है और पर्टिकुलर और किसी के चले जाने के बाद लोगों का मोहभंग भी हो गया है, ये बात तो साफ है। जिसका बांकीपुर का क्या आपको बोल रहे हैं, जो बांकीपुर इज द हार्ट ऑफ पटना, आप पटना उसको बिहार का हार्ट का उतना एलिट, उतना एक जो एक उस नंबर ऑफ एलिट्स एक साथ चंक जो है वो वहां रहते हैं। और अभी जो राजलक्ष्मी जी जो कह रहे थे वो बहुत ही अच्छी बात, इम्पोर्टेंट बात, जो एक यूथ बीजेपी के लीडर जिसको बांकीपुर से उठा के सेंट्रल का बीजेपी का लीडरशिप मैंने उनके हाथ पे थामा गया, उनकी जगह को वेकेट अगर इस तरह से उनके जाने के बाद क्या हश्र होता है देखिए। हाँ, तो इसका मतलब था क्या, जो पब्लिक का रेज था, पब्लिक इसके अगेंस्ट में था सारे, और इसीलिए उसने एक मैंडेट किया। और हम जो बोल अभी कुछ दिन पहले हम ये बात भी बोले, जो बांकीपुर में जो पोल, इस बार जो बाईपोल का जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी बहुत कम था। ये भी एक बहुत बड़ी कारण है जो लोगों के पास कोई एंट्री नहीं था। बहुत लोगों ने पोल देने के लिए आए नहीं, लेकिन जो भी सिलेक्टेड लोगों ने पोल दिया उसी 38 या 39% कुछ हुआ था। सारे लोगों का उसमें अगर पोलिंग परसेंट देखिए तो वो इसमें साफ था जो एंटी इनकम्बेंसी का जो लहर था उसका पूरा फायदा उठा के बीजेपी को यहाँ मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजलक्ष्मी, गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।